बिहार में चुनाव की राजनीतिक बयार बह रही है। रोज नए नए दावे होते हैं, नई नई समीकरण तैयार होते हैं और बात होती है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में ये जो 2-3 महीने के बाद जो चुनाव होने की बात है, तो उसमें किस तैयारी के साथ उतरा जाए। एनडीए ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और अब इंडिया ब्लॉक ने, भले यहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा की बात चल रही है, लेकिन इसके पीछे जोड़ घटाव सब कुछ शुरू हो चुका है। सीट किसके पाले में कितना जाना चाहिए, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इन सब चीजों पर बात हो रही है। और अंदर खाने से जो फॉर्मूला निकल करके सामने आया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेफ्ट पार्टीज कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और साथ ही जो दूसरे घटक दल हैं, चाहे वीआईपी की बात कर ले या जो दूसरे घटक दल हैं, वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके बारे में अंदर खाने से बात कुछ निकल करके सामने आई है, तो इसी के बारे में चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो इंडिया ब्लॉक में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। जी हाँ, महागठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले, पिछली बार जो 2020 में चुनाव हुए थे उसमें भी महागठबंधन के बैनर के तले में ये 4-5-6 जो दल हैं वो उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि वो पीछे रह गए थे, 110 सीट पे उन्हें सफलता मिली थी और एनडीए को 125 सीट पर सफलता मिली थी। तो कुल मिलाकर के वहाँ पर सत्ता में तो नहीं आ पाए। हालांकि बाद में महागठबंधन की जो बदलाव देखी गई, जो नीतीश कुमार इनके पाले में आ गए, उसके बाद फिर सरकार बन गई इनकी, ये अलग बात है। लेकिन गठबंधन के तौर पर ये सरकार नहीं बना पाए थे शुरुआती दौर में। बाद में नीतीश कुमार इनके पाले में आया, उसके बाद सरकार बन गई। तो अब जबकि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा हैं और उन्होंने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग आउट कर दिया है, बता दिया है कि वो कैसे कैसे चुनाव लड़ने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में अब इंडिया ब्लॉक पर एक बार फिर ये दबाव पड़ने लगा है कि वो भी अनाउंस करें कि उनका फॉर्मूला क्या है। क्योंकि जितनी जल्दी ये अनाउंस हो जाएगा, उतनी जल्दी जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, वो तैयारियों में जुट जाते हैं। और इसके अलावा जो उम्मीदवार हैं, जो उम्मीदवार बनने वाले हैं, उनके अंदर भी उत्साह आता है और वो भी पूरे जोश और खरोश के साथ में अपने अपने जो इलाके हैं, जो अपना क्षेत्र है, जो चुनावी क्षेत्र है, उसमें वो तैयारी में जुट जाते हैं कि किसी भी तरीके से हमें ये सीट जीत कर लाना है। यही वजह है कि एनडीए ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी तक इंडिया के अंदर खींचतान जारी है। इंडिया ब्लॉक के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस, ये जो दो प्रमुख घटक हैं, उनके बीच में खींचतान चल रही है सीटों को लेकर के। और न सिर्फ सीटों को लेकर के बल्कि चुनावी क्षेत्र को लेकर के भी काफी खींचतान चल रही है। और इस बीच में जो वामपंथी दल हैं, जो लेफ्ट पार्टीज हैं, वो भी पिस रही है, क्योंकि वो जहां पर चाह रहे हैं वहां पर उन्हें सीट मिल जाए ये जरूरी नहीं है। क्योंकि हर तरीके से आरजेडी इस कोशिश में है कि वो बड़े भाई की भूमिका में रहे। और यही वजह है कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कई जगहों पर अब ये सुनने को मिल रहा है कि वहां पर एक दूसरे से अदावत हो रही है। यानी कि वहां के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, चाहे आरजेडी की बात कर लें, चाहे हम लेफ्ट पार्टीज की बात कर लें, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, तो उनकी आपस की फूट भी निकल करके सामने आ रही है। चाहे वो पोस्टर कांड की बात कर लें या आपस में भिड़ंत की बात कर लें, तो ये कार्यकर्ता चाहते हैं कि किसी भी चुनाव क्षेत्र में अपने शक्ति का प्रदर्शन कर दें, ताकि ये बात पक्की हो जाए कि यहाँ पे आरजेडी का दबदबा है, या यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा है, या यहाँ पर लेफ्ट का दबदबा है, तो उसके हिसाब से सीट उनके खाते में चली जाए, उसके पाले में चली जाए। तो ये शक्ति प्रदर्शन वोटर यात्रा, जो वोटर अधिकार यात्रा है, उसके दौरान ये सब कुछ हो रहा है। और इस बीच में कई दौर की बैठकें हो रही है। इस यात्रा के दौरान ही जब शाम होती है, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो उस दौरान भी मीटिंग का दौर चलता है। और उस दौरान जो सहमति बन रही है, उसके हिसाब से आरजेडी ने ये कह दिया है कि वो कम से कम 155 से 160 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारना चाह रही है। और इसके उलट जो कांग्रेस है, उसका ये दावा है कि वो कम से कम
175 से 80 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। इसके अलावा अगर हम लेफ्ट की बात कर लें तो वो करीब 30 से 35 सीटों पर बार्गेन करने की तैयारी कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि कुल सीट तो 243 है, तो इस तरीके से बंटवारा कैसे होगा? तो आरजेडी ने ये फॉर्मूला दिया है कि ठीक है, अगर मैं 155 से 160 की बात कर रहा हूं तो मैं इसमें उन सभी छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ लूंगा, चाहे वो वीआईपी की बात हो, चाहे जो दूसरे छोटे प्रमुख जो घटक दल हैं उनके साथ जोड़ने की बात हो, तो उनको वो अपने साथ जोड़ने को तैयार हो गई है। आरजेडी का कहना है कि अगर मुझे 160 सीट मिल जाती है तो मैं अपने खाते से, अपने तरफ से, अपने कोटे से इन तमाम छोटे छोटे सहयोगी दलों को मैं सीट दे दूंगा। जबकि कांग्रेस का ये कहना है कि मुझे कम से कम 75 से 80 सीट चाहिए, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर उनका बढ़िया प्रभाव है और खास करके वोटर अधिकार यात्रा के बाद प्रभाव बढ़ा है। और जिस तरीके से इन्होंने पिछले दिनों मगध में काफ़ी अपना वो वोटर अधिकार यात्रा दिखाया था, औरंगाबाद की बात कर लें, सासाराम की बात कर लें, रोहतास की बात कर लें, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये वो इलाके हैं जहां पर ये अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आरजेडी का ये कहना है कि ठीक है, आपको हम ज्यादा सीट दे सकते हैं, लेकिन सीट कहां मिलेगी, किन जगहों पर आपको उम्मीदवार उतारना है, इसका फैसला हम करेंगे। यानी कि आरजेडी ये तय करेगी कि कांग्रेस के उम्मीदवार कहां कहां उतरेंगे और आरजेडी के उम्मीदवार कहां कहां उतरेंगे और जो लेफ्ट है उसके उम्मीदवार कहां कहां उतरेंगे। और इस बात पर बहुत जबरदस्त कांग्रेस और आरजेडी के बीच में तनातनी की स्थिति बनती हुई दिख रही है। ये अंदर खाने की बात है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, किसी भी तरीके से कोई घोषणा नहीं की गई है, कोई इस तरह की बात स्वीकार नहीं कर रहा है सार्वजनिक तौर पर। लेकिन अंदर खाने की बात यही है कि ये जो मुद्दा है कि सीट का सिलेक्शन उनके जो कांग्रेस है उनके हाथ में नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आरजेडी का ये कहना है कि जहां पर आरजेडी बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि पिछली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के ये उभरी थी, 75 सीटों पर कब्जा किया था, और दूसरे नंबर पर बीजेपी थी जिसे 74 सीटें मिली थी। ये अलग बात है कि उस वक्त भी 144 सीट पर चुनाव लड़ी थी, और बीजेपी की बात कर लें तो वो कम सीटों पर 100 के आसपास में वो सीटें थी जिस पर वो चुनाव लड़के आई थी, और जो परसेंटेज है, विनिंग परसेंटेज है, वो बीजेपी की वो ज्यादा थी। लेकिन जो आरजेडी है उसने ये साफ कह दिया कि हमारे पास, चूंकि पिछली बार जो वोट प्रतिशत की बात कर लें, वोट शेयरिंग की बात कर लें, तो वो करीब 23 से 23.5% के आसपास इनकी वोट शेयरिंग थी, यानी कि कुल मिलाकर के सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर ये उभरी थी। तो आरजेडी का कहना है कि उनका जबरदस्त जनाधार है, इसलिए ये जो सीटों का बंटवारा करने का अधिकार है वो उनके पास होना चाहिए। भले ही हम कांग्रेस को 70 सीट दे दें, 65 सीट दे दें, 60 सीट, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से जो ऑफर हुआ वो करीब 60 सीटों का ऑफर हुआ है। और वो भी ये चाहती है आरजेडी, एक बहुत ही क्लेवर स्टेप कह लें, कि एक डिप्लोमेसी के तहत कह लें, एक कूटनीति के तहत कह लें, एक रणनीति के तहत कह लें, कि आरजेडी ने उन जगहों पर कांग्रेस को आगे बढ़ाया है जिन जगहों पर आरजेडी का बेस कमजोर है और एनडीए बहुत ही ज्यादा प्रभावी भूमिका में है। चाहे मगध की बात कर लें, चाहे मुंगेर प्रमंडल की बात कर लें, और चाहे जो इधर का इलाका है, जो छपरा की बात कर लें, औरंगाबाद के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ये, चाहे मिथिलांचल की बात कर लें, अगर सुपौल, मधुबनी, दरभंगा इस तरफ की बात करते हैं, तो इन इलाकों में एनडीए बहुत मजबूत है और आरजेडी का बेस वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। तो आरजेडी ये चाहती है कि कांग्रेस उन जगहों पर लड़े जहां पर बीजेपी या जेडीयू बहुत मजबूत स्थिति में है। यानी कि आरजेडी नहीं चाहती कि जो जिताऊ सीट है, जहां पर महागठबंधन का दबदबा है, जहां पर आरजेडी का अपना वोट बैंक है, जहां पर पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों की राजनीति हो सकती है, अल्पसंख्यकों की राजनीति हो सकती है, उन इलाकों में कांग्रेस को सीट मिले। और कांग्रेस जो एक और इलाका है, जो सीमांचल का इलाका है, चाहे पूर्णिया की बात कर लें, अररिया की बात कर लें, किशनगंज की बात कर लें, तो ये वो इलाके हैं जहां पर कटिहार भी इसमें शामिल होता है, जहां पर अल्पसंख्यकों का दबदबा ज्यादा है। तो इन इलाकों से कांग्रेस चाहती है कि अपने उम्मीदवारों को उतारें, क्योंकि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर कांग्रेस को लगता है कि वहां पर उनके जीतने की गारंटी ज्यादा हो सकती है। लेकिन इन इलाकों में एक सिरदर्द जो है वो एआईएमआईएम भी है,
क्योंकि उनका ये प्रभाव क्षेत्र है। पिछली बार भी 5 विधायक उनके जीत कर आए थे। ये अलग बात है कि बाद में 4 विधायक टूट करके आरजेडी के साथ जुड़ गए थे, लेकिन ये जो 5 विधायक जीत के आए थे उससे ये साफ साफ समझ में आता है कि वहां पर अल्पसंख्यक निर्णायक भूमिका में होते हैं। तो वहां पर जो AIMIM की जो पैठ है, जो प्रभाव है, वो ज्यादा है। तो कांग्रेस ये चाहती है कि उन इलाकों में जाएं और ये साबित करने की कोशिश करें कि अगर आप दूसरे किसी भी घटक दल को, चाहे AIMIM की बात कर लें, चाहे हम जनसुराज पार्टी की बात कर लें, चाहे दूसरे किसी भी दल को अगर आप वोट देते हैं, तो ये एक तरीके से वोट व्यर्थ करने की बात होगी, वेस्ट करने की बात होगी, क्योंकि अभी जो लड़ाई है वो महागठबंधन और एनडीए के बीच में है। इसलिए या तो एनडीए की तरफ जाएं या महागठबंधन की तरफ आए। तो ये विकल्प देकर के कांग्रेस इन इलाकों में जाना चाह रही है, इन इलाकों में अपने उम्मीदवार को उतारना चाह रही है। लेकिन आरजेडी नहीं चाहती कि सीमांचल के ज्यादा इलाकों में कांग्रेस को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वो ऐसा इलाका है जहां पर आरजेडी का भी दबदबा है, और वो खास करके ऐसे इलाके जो पिछड़े दलितों वंचितों के पैठ वाले इलाके हैं, वहां पर भी कांग्रेस कई जगहों पर चाह रही है कि उन्हें मिले मौका, क्योंकि वो ऐसे इलाके हैं जहां पर एनडीए की तरफ से जो एलजेपी है उनके उम्मीदवार को उतारा जाएगा, क्योंकि जो अति पिछड़े की राजनीति उसमें 10% का हिस्सा एलजेपी का है। इसलिए उन इलाकों में हो सकता है कि एनडीए अलायंस जो है वो एलजेपी के उम्मीदवारों को उतारे। तो कांग्रेस देख रही है कि उन जगहों पर हो सकता है कि हमारी जो फाइट हो एलजेपी से, तो वहां पर हमें बढ़त मिल सके, क्योंकि जहां भी सीधे सीधे जेडीयू से फाइट करने की बात आती है, जहां जहां पर बीजेपी से फाइट करने की बात आती है, तो वहां पर सामने थोड़ा सा मुकाबला रोमांचक हो सकता है, थोड़ा कांटे की टक्कर हो सकती है। तो इसलिए कांग्रेस भी बचना चाहती है कि सीधे सीधे बीजेपी से फाइट ना हो, सीधे सीधे जेडीयू से फाइट ना हो, और आरजेडी भी ऐसा ही चाह रही है कि इसी समीकरण के साथ में वो अपने उम्मीदवार को उतारे। तो कुल मिलाकर के, और अगर हम लेफ्ट की बात कर लें तो लेफ्ट का अपना जनाधार है, जो जहानाबाद का इलाका कह लें, जमुई का इलाका कह लें, या जो कुछ ऐसे झारखंड से जुड़े हुए कुछ इलाके हैं, तो ऐसी जगहों पर लेफ्ट चाह रही है कि उन्हें आगे आने दिया जाए। लेकिन आरजेडी वहां भी अपनी संभावनाएं तलाश रही है, क्योंकि जो आरजेडी है उसको लगता है कि जो आदिवासी बाहुल इलाका है वहां पर हो सकता है कि उन्हें बहुत ज्यादा कामयाबी ना मिले, लेकिन जो पिछड़ा इलाका है, जो अति पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उन सब इलाकों में अगर लेफ्ट पार्टी जाती तो हो सकता है उनके जीतने के चांसेस हो। लेकिन आरजेडी चाहती है कि उन इलाकों में खुद जाए, खुद अपने उम्मीदवार को उतारे, और एक बड़ी पार्टी के तौर पे, क्योंकि कुल मिलाकर के जो जोर आजमाइश है वो इसी बात को लेकर के है कि ज्यादा से ज्यादा अपने उम्मीदवार को जिता करके लाना, ताकि मुख्यमंत्री अपने पसंद से बनाया जा सके अगर सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं। तो ये जो जोड़ घटाव है ये इंडिया ब्लॉक के अंदर में बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है, और आरजेडी हर संभव कोशिश कर रही है कि वो कम से कम 160 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारे, और कांग्रेस का ये कहना है कि हम कम से कम चाह रहे हैं कि 75 से 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारे, और जो वामपंथी दल हैं, जो लेफ्ट है, उनकी भी मांग है कि उन्हें 30 से 35 सीट दिया जाए। तो कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में किस तरीके से ये फॉर्मूला सेट होता है, क्या आरजेडी 2 कदम पीछे हटने को तैयार होगी, क्योंकि जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा पर एक तरफा कब्जा जमा करके राहुल गांधी चल रहे हैं, प्रियंका गांधी भी इंट्रोड्यूस होती है, स्टालिन भी इंट्रोड्यूस होते हैं, रेड्डी भी इंट्रोड्यूस होते हैं, रेवंत रेड्डी। तो कुल मिलाकर के जो राहुल गांधी है वो ये साबित करना चाहते हैं कि जननायक वो हैं, इसलिए कांग्रेस को इस बार भागीदारी ज्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार से अच्छी स्थिति में इस बार कांग्रेस है। तो कुल मिलाकर के किस तरीके से ये फॉर्मूला आगे तय होगा ये अभी थोड़ा अधर में है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।